द बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। देखो रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट किया था, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिसमें गोल्ड फॉइल लिया था, वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने जो कंक्लूजन्स दिए थे दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, क्या कंक्लूजन था, क्या कंक्लूजन उन्होंने दिया था, कोई बता सकता है? रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल्स वाला स्कैटरिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट था जिंक फॉइल वाला, उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया था, कैसा मॉडल उन्होंने कहा था, बताइए, पूछ रही हूँ, पढ़े हो ना? ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो मूव कर रहे हैं ऑलरेडी। चलो ठीक है, बैठो। देखो द आइडिया दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम वॉज क्रैम्ड इनटू द न्यूक्लियस। उन्होंने ये कहा कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो केवल न्यूक्लियस में ही है। वॉज हार्ड फॉर मैनी टू एक्सेप्ट। उसके बाद फिर क्या हुआ था, नाइल्स बोर ने लगभग 2 साल के बाद 1913 में, ये एक आपके बहुत अच्छे फिजिस्ट थे, इन्होंने ये कहा था कि इंडीड दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज वाज इन द न्यूक्लियस। उन्होंने कहा था ठीक है न्यूक्लियस में पॉजिटिव तो चार्ज है, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम ऑर्बिट की बात, हमने कहा था ना जब ऑर्बिट की बात आएगी तो हम बोर की बात करेंगे। इन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। दिख रहा है, दिख रहा है ना ये चीज़, डायग्राम में देखिए, ये देखो, ये आपका क्या है, इस तरह से ये ऑर्बिट करते हैं, है ना, बीच में न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन जो है खुद भी रोटेट करता है, पहले भी मैंने कहा था, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। जिस तरह से हमारा अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, ये है बोर का मॉडल। आगे देखो, आगे क्या है, कुछ फैक्ट्स देखो। नंबर 1 क्या है, जैसे कि हमने कल क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ा था ना, उसमें क्या क्या था आपका, रेडिएशंस के नाम बताओ, कैसे अरेंज किया हुआ था, वैसे ही अरेंज है कि उसका अपोजिट अरेंज है, ये इसका अपोजिट अरेंज है। उसमें हमने कैसे अरेंज, मैंने क्या कहा था, आप अरेंजमेंट चाहे आप गामा रेज से शुरू करो चाहे रेडियो वेव से शुरू करो। रेडियो वेव से अगर शुरू, जैसे अगर गामा रेज से शुरू करते हो तो यहाँ पर क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, वेवलेंथ क्या है, कम है। अगर आप रेडियो वेव्स की तरफ जाओगे तो उसकी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। यहाँ पर आपने कैसे अरेंज कर रखा है, आपने गामा रेज, फिर एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स हैं ये। ठीक है, उसके बाद फिर यही आपका विब। और कल मैंने पूछा था कि कितने से कितने रेंज के बीच में आपका वेवलेंथ में आपकी विजिबल लाइट फॉल करती हैं, पूछा था कल, है ना। कुछ लोगों ने आंसर भी किया था, मैंने बताया भी था, 380 नैनोमीटर से लेके आपका 750 नैनोमीटर तक। इसको अगर मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो 3.8 × 10⁻⁻7 मीटर्स। ये समझ में आ गया है। विजिबल लाइट, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब आपके क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। लेट मत आया करो यार, तुम लोग को टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, आगे चले, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेव्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द वेव इक्वेशन विच इंक्लूड्स वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड व्हाट एल्स, फ्रीक्वेंसी, है ना। ठीक, ये देखो, यहाँ पर ये नोट डाउन करते जाइएगा कुछ अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है। आई थिंक आपको कुछ चीज़ें ना जब आप पढ़ रहे हो तो यू शुड ऑलवेज नोट डाउन कुछ पॉइंट्स अपने अनुसार बना लिए, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपको समझ में आता है कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। ऐसे सुन लो समझ में सब आ रहा है, लेकिन जब लिखने बैठोगे ना तो कुछ चीज़ें क्या होती है, स्किप हो जाती है माइंड से। इसलिए कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको नोट डाउन करते रहना चाहिए। ये देखिए क्या क्या बात हुई थी आपकी, वेवलेंथ की बात हुई थी, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी न्यू, और आपका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट की बात हुई थी। ये आपका रिलेशन होता है इसके बीच में। अब वेवलेंथ क्या, देखो ये रेड लाइट का है, वेवलेंथ रेड लाइट की क्या होती है आपकी, ज़्यादा होती है, तो उसको इस तरह से बना दिया है समझाने के लिए। नीचे आपकी क्या है, वॉयलेट लाइट है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है। इसको आप ना बना सकते हो, यू शुड मेक दिस डायग्राम अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो वेवलेंथ, व्हाट इज़ द वेवलेंथ, वेवलेंथ इज योर डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ द वेव्स। ये है वेवलेंथ,
पीक के बीच का, दो पीक के बीच का डिस्टेंस, या फिर आप दो इसको भी बोल सकते हो कि क्रस्ट और ट्रफ के बीच का, मतलब एक पूरा क्रस्ट और एक पूरा ट्रफ, ऐसे भी बोल सकते हो। अगर आप पीक लेके चल रहे हो तो आप पीक लेके ही चलो, बात समझ में आ रही है, आप इसको दोनों तरफ से बता सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वेव साइकिल दैट पासेस ए पॉइंट ईच सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी वेव साइकिल उस पॉइंट से गुजर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी, साइकिल्स पर सेकेंड। इससे ही समझ में आएगा, साइकिल्स पर सेकेंड। वो साइकिल जो है वो एक सेकेंड में उस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी बार होकर गुजर रही है, वो आपकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। पिछले बार ही मैंने बताया था ये आपके कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिख रहे हो? लिख लो, जो बच्चे लिख रहे हैं लिख लीजिए। जिनको आता है तुम भी लिख लो। लिख लिया है? गुड, लिखते जाइए। आगे बढ़े। देखिए कंटिन्यूअस और लाइन में क्या फ़र्क होता है? कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम, जो लाइट हमको सनलाइट से मिलती है, जो रोशनी आती है सनलाइट से, वो कैसी दिखती है? वाइट कलर की होती है, वाइट स्पेक्ट्रम होता है, वो कंटिन्यूअस होती है, उसके बीच में कोई लैग या कोई बीच में गैप नहीं होता है। जैसे देखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, देयर इज नो डिस्क्रीट इंडिविजुअल वेवलेंथ ऑफ लाइट बट रैदर ऑल वेवलेंथ अपीयर्स वन आफ्टर द अदर इन कंटिन्यूअस फैशन। कहने का मतलब ये है कंटिन्यूअस, जो लाइट है आपकी, उसकी जो वेवलेंथ है, मतलब एक बीच में ना गैप या कट नहीं आ रहा, वो क्या? कंटिन्यूअस। पूरी वेवलेंथ की लाइट आपको कैसी लगेगी? कंटिन्यूअस रहेगी। व्हेन एन एलिमेंट, अब बात होती है तो किस चीज़ की बात हो गई? ये तो बात हो गई आपकी किसकी? सनलाइट की। अगर हम उसमें क्या करें? व्हेन एन एलिमेंट, जैसे कि अगर हाइड्रोजन को आपने प्लेस कर दिया किसी कंटेनर में, एक कंटेनर है, आपने उसमें क्या कर दिया? हाइड्रोजन को रख दिया, ठीक है। एंड हीटेड और एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली द लाइट एमिटेड फॉर्म्स द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट। अब आपने उस कंटेनर में एक हाइड्रोजन को रख दिया है, आपने उसको क्या कर दिया? एक्साइटेड कर दिया, ठीक है। उसमें आपने क्या कि इलेक्ट्रिकली उसको एक्साइटेड कर दिया, तो वो क्या करेगा? लाइट एमिट करना शुरू करेगा। अब वो लाइट किस तरह की होगी? क्या वो कंटिन्यूअस होगी कि वो एक पर्टिकुलर एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट दिखाएगी? तो वो कैसा रहता है आपका? वो लाइन स्पेक्ट्रम रहता है, ठीक है। ये देखो ओनली सर्टन वेवलेंथ अपीयर एंड नॉट अदर्स। जैसे यहाँ पर कंटिन्यूअस में क्या हो रहा था? कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या? निरंतर, मतलब किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं आ रहा है, कंटिन्यूअस वेवलेंथ आपको मिलती जा रही है लाइट की। यहाँ पर लाइन का मतलब क्या है? एक एक लाइन, आपको नाम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एक लाइन, यानी कि जब आप इस तरह का कोई करते हो एक्सपेरिमेंट, तो आपको क्या मिलता है? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट मिलती है जिसमें और वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। ये निरंतर नहीं है। द लाइट इज फॉर्म्ड व्हेन ए सिंगल एलिमेंट इज हीटेड और एक्साइटेड एंड गिव्स ऑफ डिस्क्रीट सेपरेट लाइंस ऑफ कलर। यानी आपको अलग अलग कलर की क्या मिलेंगी? लाइनें मिलती हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। किसी को कुछ लिखना है तो लिख लो कि ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ये कैसा होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट आपको इसमें देखने को मिलती है लाइन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। आया समझ में? क्योंकि हम हाइड्रोजन का पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर अभी हमने हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक। आज थोड़ी डल सी लग रही है क्लास, क्यों? नींद आ रही है? पकौड़े खाने का मन हो रहा है? कितना नंबर आया तुम्हारा? हाँ, टेस्ट में। अरे तो क्या, वो हमने सबसे पूछ लिया है, आप लेट आई इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। बताइए। हाँ 30 3, अरे रे 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 रे, ये तो बहाने हैं। ज़्यादा इंग्लिश हो गया था, ज़्यादा हिंदी हो, अब हम भी बहाना मारे हैं। यहाँ हिंदी मीडियम के बच्चे हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ज़्यादा हिंदी हो जा रहा है, निरंतर। बढ़ जाओ, सब बहानेबाजी होती है।
जब आप कुछ करना चाहते हो तो वो हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम का अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। देखो जैसे कि यहाँ पर वही जो मैं भी एक्सप्लेन किया आपको ना, उसी का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये इलेक्ट्रीफाइड हाइड्रोजन एटम है। जब इसको आप पास करो, देखो ये लाइन स्पेक्ट्रम आपको क्या है, मिलने लगता है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट मिलेगी। 4 तरह की लाइन्स आपको मिलेंगी विजिबल रीजन की हम बात करते हैं तो। ठीक है, इंडिगो या वॉयलेट लाइन, एक ब्लू लाइन मिलेगी, एक ग्रीन लाइन मिलेगी और एक कैसी मिलेगी आपको, रेड लाइन मिलेगी, जब हम विजिबल रेंज की बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े कि देखना है और किसी को वेट करें कि बढ़े आगे? बोलते ही नहीं हो यार। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या पढ़ चुके हैं? लाइट हैज़ बोथ वेव एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। इट्स पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज आर मेड अप ऑफ सिर्फ इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड पैकेट्स या फोटॉन्स। पढ़ा है ना, ये लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों दिखाती है। ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पैकेट्स, जैसे लाइट की पैकेट्स के फॉर्म में, जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं। एनर्जी ऑफ द फोटॉन जो होती है, एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होती है, फ्रीक्वेंसी से होती है। ये पहले भी पढ़ा है, बस यहाँ थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनर्जी क्या होती है आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी से, ड्यू से। जब इसको आप रिमूव करोगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन तो आप लगाओगे प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, कोई ये बता सकता है? एक तो ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्या होता है एच कट। ये देखा है कहीं कहीं पे, फिजिक्स में भी देखा होगा। देखा है? ये देखा है कि नहीं देखा है, बताओ क्या है, क्या बोलते हैं इसको? और ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। ये आपका क्या कहलाता है, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। आप पढ़ोगे फिजिक्स में। देखो केमिस्ट्री की एक बात ये है ना कि आपको इसमें सब पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी आपको हम बायो भी पढ़ाएंगे, जब कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पढ़ाएंगे ना, तो बायो ऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक, और ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है ही, है ना। तो इसमें आपको फिजिक्स भी देखने को मिलेगा, बायो भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो जो बायो वाले बच्चे हैं ना, तो थोड़ा सा इनको इधर फिजिकल वाले पोर्शन में थोड़ा सा लगता है कि दिक्कत हो रही है, लेकिन ऐसा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हमने न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस कराया था। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसलिए आप फिजिक्स भी आ गया। देखो फिजिक्स डिस्क्राइब्स मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स अमंग, ये हमारे में नहीं है, बस इतना ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या है आपका और ये क्या है, बताओ? ये घिसल पट्टी जिसमें बच्चे ऐसे फिसलते हैं या फिर जो डिसेबल्ड होते हैं उनको व्हील चेयर में ले जाते हैं, ऐसे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बिल्ड किया जाता है। और ये स्टेयर्स होते हैं। दोनों में फ़र्क पता है? यहाँ पर क्या आप एक अलग अलग से कुछ बोल सकते हो कि यहाँ पर एक स्टेप, यहाँ 2 स्टेप, इसको अपने इस लाइक ए कंटिन्यूस टाइप, बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पर एक पर्टिकुलरली आपका एक दिया हुआ है कि ये पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी। इसको मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहीं से भी अभी आपको क्या समझ में आने वाला है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइज्ड क्या होता है? ठीक है, सुनो ना ये चीज़, ये वर्ड सुने ना, क्वांटाइज्ड क्या है, चलो इसी को बताने जा रहे हैं। एनर्जी पोसेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड। ये हमेशा आपको सुनने को मिलेगा कि ये क्वांटाइज्ड होते हैं। कहने का मतलब वैल्यूज लिमिटेड टू ओनली स्पेसिफिक वैल्यूज एंड नॉट ए कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज। ये कंटिन्यूस रेंज जैसा है, समझ रहे हो? एक सेट नहीं है ये, बात समझ में आ रही है? तो वो कैसा होना चाहिए, जैसे सेट है, सेट ऑफ स्टेट्स, द एनर्जी स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो इन्होंने कहा था कि ये इस तरह का होता है। कैसा होता है? क्वांटाइज्ड होता है। स्टेयरकेस जैसा होता है ना, सीढ़ियाँ, ये क्वांटाइज्ड होता है। बात समझ में आई? इसलिए इस एग्जाम्पल को लिया गया है ताकि आप क्वांटाइज्ड का मतलब समझ लो। और जो रैंप है आपका, द रैंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस सिचुएशन, जिसमें कोई भी एनर्जी स्टेट पॉसिबल हो सकती है। अब देखो ये लड़की जो खड़ी है, अब ये पहली सीढ़ी में है, दूसरी सीढ़ी में, कौन सी सीढ़ी में है? इसको कौन सा पैर कौन सी सीढ़ी में, बता पाओगे क्या? हो सकता है कि ये दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी के बीच में हो, वहाँ पर कोई सीढ़ी ही ना हो अगर हम बनाने जाएं तो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है,
या ये कह सकते हो कि इसका एक पैर तीसरी सीढ़ी पे, दूसरा पैर दूसरी सीढ़ी पे है, मतलब यू कैन नॉट जज, आप बता नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही, क्योंकि एक रैंप बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप क्लियरली बता सकते हो कि एक पैर उसका नीचे है और एक पैर उसका ऊपर है, क्लियर है क्योंकि, है ना। तो ये होता है क्वांटाइज्ड का कॉन्सेप्ट, कि क्वांटाइज्ड हम किसको बोलते हैं, ये क्लियर है। तो अब बार बार ये नहीं आना चाहिए कि क्वांटाइज्ड क्या होगा, ठीक है। वैल्यूज लिमिटेड टू ओनली स्पेसिफिक वैल्यूज आर एंड नॉट अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज, समझ में आ गया। तो वो आपका कैसा रहेगा, स्टेयरकेस जैसा रहेगा, ठीक। इसमें पॉसिबिलिटी क्या होती है, इन विच एनी एनर्जी स्टेट इज पॉसिबल, इसमें कोई भी एनर्जी स्टेट पॉसिबिलिटी आ सकती है, ऐसा है नहीं। इसमें इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जो एनर्जी होती है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी है, एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, वो क्वांटाइज्ड होता है। जैसे ऑर्बिट वो क्वांटाइज्ड है, KLMN शेल्स हमने पढ़ा है, फिर आगे, है ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर है क्वांटाइज्ड का कॉन्सेप्ट, किसी को डाउट तो नहीं है। आगे बढ़े, कुछ नोट डाउन करना है कि आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट में आ जाओ। देखिए क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल इन्होंने कहा था, इसका मतलब क्या है, दिख रहा है ना, N1 N2 N3 N4, ये दिख रहा है, N5 N6, ठीक है। जैसे सीढ़ियों को बोल सकते हैं ना, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, चौथी, पांचवी, छठवीं सीढ़ी, तो यही उसकी ऑर्बिट्स की बात हुई है, ठीक है। अब कौन से रेंज में कौन सी लाइट को वो एमिट करेगा, वो रेंज है आपकी, ठीक है। UV है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, ये आपकी NCERT बुक में भी दिया हुआ है, बहुत सारी सीरीज़ हैं, कौन से आपके रेंज में कौन सी लाइट को वो एमिट करता है, उसके अकॉर्डिंग उस सीरीज़ का नाम दिया हुआ है ना, देखा है, ठीक। दिस मीन्स दैट एट एनी इंस्टेंट एन इलेक्ट्रॉन में हैव वन ऑफ सेवरल एनर्जीज, बट एट नो टाइम में इट हैव एनर्जी बिटवीन देम। अब आप बात करोगे, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन अब आप बोलोगे इसके बीच में कहीं है, वो नहीं, ये बोर की बात कर रहे हैं हम। अभी आप जाओगे तो आप जब आप आगे पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि ऐसा कोई ऑर्बिट होता ही नहीं है। अभी मैं ऑर्बिट पढ़ा रही हूँ कि बोर का मॉडल है, आगे ऑर्बिट होता ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। फिर आप SPDF सुना होगा ना, SPDF है ना, वो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, उस समय हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। अभी हम ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक। आगे बढ़े, एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, डाउट होगा तुरंत पूछ लेना उस स्लाइड में कि यहाँ पर हमको डाउट है, बहुत सिंपल बना हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। द एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, लाइट और एनर्जी एक्साइट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, यानी कि जो आपका बोर का जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिट है, वो एनर्जी जब एब्जॉर्ब कर लेगा आपका इलेक्ट्रॉन, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, यानी कि हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक। पहला पॉइंट ये कह रहा है, सिंस दीज एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एवर बी एट एनी इंटरमीडिएट level, this means that electron simply disappears from one orbit and reappears in another orbit. बात समझ में आई? मतलब एक ऑर्बिट में देखो, ये हम आपको डायग्राम्स थोड़ा बता देते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर एनर्जी से ये क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट एनर्जी आपके नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक। अब जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा ना, तो अचानक से दिखेगा कि ये यहाँ से यहाँ चला गया है, बीच में कहीं आप इसको नहीं देख पाओगे। जैसे हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमको देख सकते हैं कि एक पैर नीचे एक पैर ऊपर है, तो हम बीच में हैं। बात समझना थोड़ा सा क्या है कहने का मतलब। लेकिन जैसे बच्चे चढ़ते हैं ना ऐसे उछल उछल के, उस तरह का है इलेक्ट्रॉन का। बात समझ में आया? जब इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आती है, जब वो एक्साइटेड हो जाता है तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट या फिर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, तो बीच में वो आपको नहीं दिखेगा, सीधे आपको लोअर से वो हायर में एक तरफ डिसअपियर होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, रीअपियर हो जाएगा। डिसअपियर रीअपियर समझ गए? डिसअपियर यानी कि गायब हो जाना, रीअपियर यानी कि वहाँ पे प्रकट हो जाएगा। ठीक है हिंदी?
ठीक, चलो हमारी भी हिंदी अच्छी हो जाएगी इस बहाने। ठीक, ये समझ में आया ये क्या कहना चाह रहे थे? दिस एब्जॉर्प्शन और एक्साइटेशन प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटम लीप या फिर क्वांटम जंप। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम लीप या क्वांटम जंप। ठीक, क्वांटम जंप द क्वांटाइज्ड प्रोसेस बाय विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अप और डाउन। अप और डाउन दोनों कैसे हो सकता है? एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर लिया है तो ऊपर चला जाएगा, और अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो वो लोअर एनर्जी में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और डाउन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज यूजुअली फाउंड इन द ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर हमारा मेन फोकस आपके सिलेबस में भी हाइड्रोजन एटम को ही लेके चला हुआ है, तो हम इसी को लेके चल रहे हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? आगे चले। इसमें डाउट है किसी को क्या? क्वांटम जंप क्या होता है? एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड होते हैं, कब रीअपियर हो जाएगा, कब डिसअपियर हो जाएगा? किसी को डाउट है क्या? बोलो ना भाई, जोर से बोलो। जय माता की नहीं, यस और नो। जोर से बोलो। कौन बोला यस मैम? कोई बोला क्या? नहीं, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संकोच मत करिएगा, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए। ग्राउंड स्टेट क्या है? द कंडीशन व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑक्यूपाई द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल। जो सबसे लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ग्राउंड स्टेट का, एक्साइटेड स्टेट का। मतलब जैसे कि एक यहाँ पर समझ लो, ये एक स्प्रिंग है आपकी, यहाँ पर एंड में इलेक्ट्रॉन है, एक एग्जाम्पल से लिया हुआ, और ये न्यूक्लियस है। जब आप इसमें एनर्जी को ऐड करते हो तो स्प्रिंग को आपने क्या किया? स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया स्प्रिंग को, उसमें एनर्जी आ गई, वो क्या हो गया? ऊपर चला गया, एक्साइटेड उस पर चला गया। ठीक है, उसके बाद जब आप उसको छोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा? वो वापस आ जाएगा, लेकिन कौन से? आपकी दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। इसको एक एग्जांपल लेके समझाया गया है कि कैसे एक्साइटेशन होगा और कैसे वो फिर से रिलैप्स हो जाएगा, वो फिर से कैसे ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, पहले क्या हुआ? द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट एंड इज एक्साइटेड टू हायर लेवल। पहले इलेक्ट्रॉन जो है आपको वो ग्राउंड स्टेट में था। ग्राउंड स्टेट क्या होती है पता है? लोएस्ट पॉसिबल, इधर ध्यान दो, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, जिसमें वो रहता है, जब किसी भी तरह का आपका उसका एक्साइटेशन नहीं हुआ है। ठीक, जब उसमें एनर्जी आती है, जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो क्या होता है? एक्साइटेड हो जाता है और हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। ठीक, अब क्या होगा? बोथ द एटम एंड द इलेक्ट्रॉन नाउ हैव हायर एनर्जी। अब जब ये हायर एनर्जी में चला जाएगा तो ये वापस भी तो आएगा ना, कि वैसे ही रहेगा? वैसे थोड़ी रहेगा, वो वापस आएगा। जब वो वापस आता है तो एमिशन प्रोसेस होता है। याद रखिएगा उस समय क्या होगा? एमिशन प्रोसेस होगा। एमिशन, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो एमिशन होता, एब्जॉर्प्शन होता है, और जब ये एक्साइटेड स्टेट से वापस आता है ग्राउंड स्टेट में तो यहाँ पर एमिशन होता है। यही है एब्जॉर्प्शन, एमिशन। बात समझ में आ रही है? एब्जॉर्प्शन, एमिशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, जोर से बोलो, खड़े होकर बोलो, खड़े होकर बोलो, खड़े होकर बोलो, सबके लिए। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, और एमिशन यानी, अरे अच्छा हिंदी बोलो यार, एमिशन यानी निकलना, वही बोलेंगे, कुछ और नहीं बोलते हैं। चलो ठीक है, अवशोषण और वैसे निकलना। ठीक है, समझ में आया तुमको? नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलो, एक्साइटेड स्टेट क्या है? द कंडीशन इन विच एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज एट एनर्जी लेवल अबव द ग्राउंड स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट के ऊपर होगा वो क्या होगा? आपका एक्साइटेड स्टेट होगा। बस यही है। ठीक, अच्छा, स्टेबिलिटी की और लेस स्टेबिलिटी की जब बात आती है तो याद रखिएगा, क्या चीज़ याद रखोगे? लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट जो होता है वो हमेशा क्या रहता है? मोस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है आपका? वो मोस्ट स्टेबल होता है। स्टेबल होता है वो, क्योंकि उससे नीचे तो वो और जाएगा ही नहीं। ठीक है ना? लेकिन जब वो एनर्जी उसने क्या कर ली है? एब्जॉर्ब कर ली है, तो फिर उसको एमिट भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स हायर एनर्जी ऑर्बिट जो होता है वो क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ें।
देखिए जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं ना, लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, द एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रल लाइंस रिजल्ट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट डिकेज बैक टू द ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, उस समय क्या होता है, वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है, उस समय आपकी क्या होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। द इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी, लाइट इज एमिटेड एंड इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, तब आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बहुत डिटेल में एक ही चीज़ को अच्छे से बता रहे हैं, इसलिए गड़बड़ मत करना, एक एक स्लाइड में एक एक चीज़ें हैं। अभी मैं पूछूंगी, आज क्वेश्चन भी पूछूंगी, कब एब्सॉर्प्शन होगा, कब एमिशन होगा, सनलाइट का कैसा स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन का कैसा स्पेक्ट्रम होता है, कब स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, कौन सा स्टेबल स्टेट होगा, कौन सा स्टेबल स्टेट नहीं, अभी पूछूंगी मैं, इसलिए इधर ध्यान से सुनो, समझे। बोर का जो मॉडल होता है वो केवल हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज़ के लिए, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है ना, उन्हीं के लिए अच्छे से काम करता है। बाकी और जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए उतने अच्छे से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो आप एक इलेक्ट्रॉन को पढ़ सकते हो। ठीक है, नेवरथलेस बोर मेड 2 ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन फिर भी देखिए 2 मेन कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है। पहला है ही सजेस्टेड ए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जीज। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लेते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से स्पेक्ट्रल लाइन को क्या किया, एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एसोसिएटेड रहती है आपकी स्पेक्ट्रल लाइन से। सेकंड, ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन्होंने ही क्वांटाइजेशन के बारे में बताया है, पहले क्वांटाइजेशन जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो 2 मेन चीज़ें इन्होंने बताई हैं। ठीक, बोर एटम लास्टेड फॉर अबाउट, उसके बाद फिर क्या है, ये जो था लगभग 13 ईयर्स तक इसकी स्टडी की गई। उसके बाद फिर आपका क्या आ गया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब आप पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक, ये बोर के द्वारा दी हुई थ्योरी थी जो कि फेल भी हो गई थी, क्योंकि लेकिन फिर भी इन्होंने 2 मेन चीज़ें, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स ऑर्बिट्स की बात की थी, दूसरा कि जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो कैसे एसोसिएटेड है आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से, कब एब्जॉर्प्शन होगा, कब वो एमिट करेगा तो आपका ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा एक्साइटेड स्टेट से, और आपका क्या होगा, स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मेशन होगा। अब आप आ जाओ इसमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। पढ़ें आगे कि क्वेश्चंस पूछूं थोड़ा सा, क्योंकि ये भी होगा फिर आगे तक जाएगा, थोड़ा सा लंबा है ये। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते, 2 स्लाइड्स तो कर ही सकते हैं अभी, है ना, फिर मेरे को आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं थोड़े। चलिए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम 1924 में लुइस डी ब्रॉगल ने, फ्रेंच फिजिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा था, मैं ये पहले भी पढ़ा है आपने, क्या कि जो आपका मैटर होता है कौन सा प्रॉपर्टी उसकी होती है, पार्टिकल जैसी भी होती है और वेव भी होती है, डुअल नेचर दिखाता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड अ प्रिंसिपल कॉल्ड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सुना है, स्कैरोड हाइजेनबर्ग ने दिया था ये आपका, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत पूछा जाता है हाइजेनबर्ग, नाम सुने हो? सुने हो, कहाँ सुने हो? कोई टीवी के सीरीज़ वगैरह में तो नहीं सुन ली है? हाँ, बुक में सुने हो? चलो ठीक है, अच्छे बच्चे हो। चलो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, अनिश्चितता, जहाँ जो है ना अनिश्चितता। ठीक, हंसना मत यार, हिंदी उतनी अच्छी नहीं, थोड़ा सा बता देना तुम लोग ना, अनिश्चितता। ठीक है, देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो, बहुत तुम्हारा दांत तोड़ दूंगी, तुमको बहुत हंसी आ रही है ना, हाँ इसको तुमको हंसी आ रही, तुमको बहुत, हाँ देखो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हाइजेनबर्ग ने दिया था, इन्होंने ये कहा था कि हम एक ही समय में उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम कह सकते हो, उसकी मोमेंटम को हम नहीं बता सकते। अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करने जाओगे तब तक उसकी पोजीशन बदल चुकी होगी, है ना, अगर आप उसकी पोजीशन बताओगे कि ये यहाँ पर, तब तक उसकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आप साथ में लेके एक ही टाइम पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, याद हो गया? क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बताइए? हाँ, इट इज़ इम्पॉसिबल टू वॉट, टू कैलकुलेट या टू टेल साइमल्टेनियसली, ये वर्ड ज़रूर यूज़ करिएगा, साइमल्टेनियसली यानी एट द सेम टाइम,
At the same time, it is impossible to tell the exact position of the electron and its velocity और momentum. आप नहीं बता सकते हो, ठीक है. आगे इसका इक्वेशन भी देखेंगे, पहले ये देख लो. ये जो है आपका 1925 से 28 के बीच में स्कैरोडिंजर अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ वेव मैकेनिक्स टू एटम्स एंड डेवलप द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम. इन्होंने एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का डेवलपमेंट किया था. The model describes an atom has a certain allowed quantities of energy due to wave-like motion of an electron whose exact location is impossible to know. A series of wave functions were developed by Schrödinger to describe the motion of the electrons matter wave in the terms of time and position को लेके इन्होंने चला था. Each solution to what is known as the Schrödinger equation is associated with the given wave function also called as the atomic orbital. क्या है atomic orbital? बताइए. जब हम वेव फंक्शन का कैलकुलेशन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एटम को लेके, ठीक है, उस समय आप बात होगी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल की. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो प्रिसाइजली वेयर द इलेक्ट्रॉन इज एट एनी मोमेंट. वही जो भी हमने बात कही कि तुरंत एक इस मोमेंट में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो बताना बहुत ही मुश्किल है. अगर हम साथ में क्या लेके चल रहे हैं, उसका वेलोसिटी भी लेके चल रहे हैं तो, ठीक है. एन इक्वेशन कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन डिस्क्राइब द पॉसिबिलिटी. स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन यानी कि साइज स्क्वायर की बात यहाँ हो रही है, वो बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशनल स्पेस. ये पढ़ोगे आप. ये आपका जो है वेव फंक्शन किससे शो करते हैं? वेव फंक्शन साइज से. इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है? वेव फंक्शन का स्क्वायर. ये आपको बताता है प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर मतलब मिलने की क्या संभावना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है. ये चीज़ इन्होंने कही थी, प्रोबेबिलिटी वाली बात इन्होंने कही थी. फॉर एनी गिवन एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायग्राम. वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायग्राम आपका S के लिए होता है, 2p के लिए होता है, वो आपकी बुक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. जैसे देखो एक ये चीज़ दी हुई है आपकी, ये देखो ये है आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायग्राम डिस्क्राइबिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरह से होगा ये बताना है, ठीक है. ये आपका बीच में क्या है? न्यूक्लियस है. ये जो दिख रहा है ना आपका, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है. द मैटर वेव स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, ये 3D स्पेस में कैसा दिखेगा, इस तरह से होता है. अब यहाँ पर कोई दिख रहा है क्या ऑर्बिट वगैरह? कोई ऑर्बिट वगैरह नहीं दिख रहे कोई ऑर्बिट नहीं. लेकिन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाउंड नियर द न्यूक्लियस, यानी कि जब आप न्यूक्लियस के पास में जाओगे, देखो यहाँ पर ज़्यादा वो क्या डेंस दिख रहा है. जब आप न्यूक्लियस के पास में रहोगे तो आपको क्या है? इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिक हो जाती है. अब जितना आप दूर जाते जाओगे, देखो ये डॉट्स कैसे हो रहे हैं, बहुत लाइट होते जा रहे हैं, छोटे छोटे होते जा रहे हैं. यानी कि जब इनकी दूरी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस अगर इसकी दूरी बढ़ती है, एटम की न्यूक्लियस अगर दूरी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की संभावना भी क्या होती जाती है? कम होती जाती है. तो यहाँ पर ये ग्राफ वही चीज़, उसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन यानी कि साइज स्क्वायर जो भी हमने बात की थी, है ना, वेव फंक्शन का स्क्वायर और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. देखो जिस डिस्टेंस एकदम पास में था तो इलेक्ट्रॉन आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा. जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस से, आपको इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. यहाँ तक समझ में आ गया है? पूछूं क्वेश्चंस तो पूछूंगी आज मैं, ऐसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे को ऐसा क्यों डाउट लग रहा है कि तुम लोग अच्छे से नहीं किए हो टेस्ट. हाँ, ग्राउंड स्टेट, ठीक, ग्राउंड स्टेट पे डाउट है. और किसी को डाउट है क्या? ग्राउंड स्टेट पे एक बच्चे को डाउट है. ग्राउंड स्टेट क्या होती है? कोई बताना चाहेगा ग्राउंड स्टेट क्या होती है? तुम लोग को डाउट नहीं है ना, तभी ना नहीं पूछे. इसको डाउट है, पूछ रही है. बताओ ग्राउंड स्टेट क्या होता है? बताओगी? बताओ. लोएस्ट एनर्जी लेवल पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका, बैठ जाइए, इलेक्ट्रॉन जो है उससे कम एनर्जी लेवल पे वो नहीं है, वो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल, उससे कम कुछ है ही नहीं, सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो होगा आपका ग्राउंड स्टेट. ठीक है, अभी उसमें किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है. ठीक, और कोई डाउट? क्वांटाइज्ड वाला, क्वांटाइज्ड बताइए क्या होता है? क्वांटाइज्ड कौन बताएगा? आ जाओ वापस. और किसी को डाउट है? बताओ.
क्वांटाइज्ड वाले में किसी को डाउट है तो बताइए। देखो स्टेयरकेस का जो एग्जांपल लिया था, मतलब कि एक पर्टिकुलर सेट है, बात समझ रहे हो, सेट है, ठीक है, उस पे वो एक पर्टिकुलर सेट है एनर्जी का जिस पे आपका इलेक्ट्रॉन रह रहा है। उसके नीचे सबसे लोएस्ट रहेगा तो ग्राउंड रहेगा, उसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे उसके बीच में कहीं वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो नहीं है, दैट इज क्वांटाइज्ड, दैट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूस, दैट इज लाइक ए सेट, क्वांटाइज्ड है वो, ठीक है। और कोई डाउट? इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन हो पाएगा तो हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, बस दे देंगे, दे देंगे। ओके ठीक है, बाकी जो डाउट्स है वो हम डिस्कस करते हैं बाद में। थैंक यू चिल्ड्रन।